नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। आज कर्नाटक के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज कर्नाटक में बनने जा रही है नई सरकार और कुमार बनने जा रहे हैं कर्नाटक के स्वामी। लेकिन ये शपथ समारोह कम, शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लग रहा है क्योंकि एक मंच पर विपक्ष के कई दिग्गज जमा हो रहे हैं। मकसद सिर्फ एक, 2019 बीजेपी के खिलाफ एकजुटता। इस ताजपोशी कम शक्ति प्रदर्शन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट। लगातार हार झेल रहे विपक्ष के लिए बड़ा दिन। सिमटती सत्ता से परेशान कांग्रेस के लिए राहत का दिन। छोटे होते जा रहे क्षेत्रीय क्षत्रप के लिए उम्मीदों का दिन। कुमारस्वामी के साथ ही विपक्षी दलों की उम्मीदों की भी ताजपोशी होने जा रही है। वजह है बहुमत के खेल में बीजेपी को हराना, येदियुरप्पा को गद्दी से हटाना, फिर कर्नाटक की सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना। यही कारण है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में यूपीए की संयोजक सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ही 6 मुख्यमंत्री भी शरीक होने जा रहे हैं। स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, केरल के सीएम पिनराई विजयन, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शरीक होने के लिए रजामंदी दे दी है। इन मुख्यमंत्रियों के अलावा कई पूर्व सीएम और कद्दावर नेता भी इस समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं, जिनमें यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई महासचिव सुधाकर रेड्डी और डी राजा के अलावा एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार भी मंच पर दिखाई देंगे। ममता जी भी खिलाफ थी, देवगौड़ा जी भी खिलाफ थे, अखिलेश जी भी खिलाफ थे, अपने बीजेडी वाले पटनायक जी भी हमारे खिलाफ, सब हमारे खिलाफ थे। कोई नई बात नहीं है। अब जब मंच पर ऐसे सियासी सिकंदर होंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इस सियासी जमावड़े का मतलब क्या है। क्या मिशन 2019 के लिए कोई सियासी खिचड़ी पकेगी? सवाल इसलिए क्योंकि जितने भी दल कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं वो लोकसभा की करीब 326 सीटों पर मजबूत दावेदारी रखते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48, पश्चिम बंगाल की 42, आंध्र और तेलंगाना की 42, बिहार की 40, कर्नाटक की 28, केरल की 20, पंजाब की 13, दिल्ली की 7 और जम्मू कश्मीर की 6 सीटें शामिल हैं। सूत्रों की माने तो कुमारस्वामी ने जेएमएम, बीजेडी और डीएमके के स्टालिन जैसे कई अन्य क्षेत्रीय दलों को और उनके नेताओं को भी न्योता भेजा है। अगर वो भी स्वामी के ताजपोशी में शामिल हो जाते हैं, फिर झारखंड की 14, ओडिशा की 21 और तमिलनाडु की 39 सीटों को भी जोड़ लें तो आंकड़ा 400 सीटों पर मजबूत हो सकता है। मतलब साफ है कि ताजपोशी के बहाने कांग्रेस मिशन 2019 के लिए बीजेपी विरोधी पार्टियों को लामबंद करने का सपना संजो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कुमारस्वामी आज कर्नाटक के स्वामी बनने वाले हैं और ये दूसरा मौका होगा जब कुमारस्वामी कर्नाटक की सत्ता पर काबिज होंगे। आइए बताते हैं आखिर कैसे यहां तक पहुंचे हैं कुमारस्वामी। करीब 25 साल पहले जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने यही नारा देकर कुमारस्वामी से आगे बढ़ने की ताकत भरी थी और उसी ताकत का नतीजा है कि दूसरी बार कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। कुछ भी कर गुजरने की जिद, बगावत करने की अथाह ताकत और रहस्यमयी ज्योतिषी की भविष्यवाणी, इन्हीं 3 वजहों से कुमारस्वामी पहले भी सीएम बने थे और फिर बन रहे हैं। क्या है कुमारस्वामी की कहानी और कैसे पिता और भाई को दरकिनार कर यहाँ तक पहुँचे हैं, आइए बताते हैं आपको। बात 1994 की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर था। पिता एचडी देवगौड़ा चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। बड़े भाई रवन्ना, जो खुद होला नरसीपुर में चुनावी मैदान में थे, घर में सबके साथ नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते की टेबल पर ही कुमारस्वामी ने ऐलान किया, मैं भी राजनीति में आना चाहता हूं।
बड़े भाई रवन्ना ठहाके लगाकर हंस पड़े और कहा, तुम अपने फिल्म बनाने के धंधे में ही ठीक हो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारे लिए विधायकी का चुनाव जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। कुमारस्वामी के दिल में ये बात शूल की तरह उतर गई और यहीं से उन्होंने सियासी मैदान में उतरने का अघोषित ऐलान कर दिया। साल भर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भाई से ज्यादा गहरी पैठ बना ली, लेकिन न पिता चाहते थे और न भाई कि कुमारस्वामी सियासत करें। लिहाजा 1996 के लोकसभा चुनाव में कुमारस्वामी को कनकापुरा से टिकट दिया। कनकापुरा लोकसभा सीट कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में से एक थी, लेकिन कुमारस्वामी ने हार नहीं मानी। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। कुमारस्वामी को समझ में आ गया बाजी पलटने की ताकत है उनमें, और इसी ताकत के बल पर जनवरी 2006 में कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ चल रही सरकार को गिरा दिया। रहस्यमयी ज्योतिषी ने कुमारस्वामी से कहा था, सरकार गिराओ, तुम सीएम बनोगे। महज 41 विधायकों के दम पर कुमारस्वामी 3 फरवरी 2006 को सीएम भी बन गए। सीएम बनने के लिए कुमारस्वामी ने बीजेपी के 79 और जेडीयू के 5 विधायकों को साथ लिया था। पिता एचडी देवगौड़ा समझाते रहे कि बीजेपी के साथ मत जाओ, लेकिन कुमारस्वामी कहां मानने वाले थे। एचडी देवगौड़ा का वो खत भी बेनामी हो चुका था जिसमें उन्होंने अपील की थी, मैं आप लोगों से आखिरी अपील कर रहा हूं, पार्टी हर चीज से ऊपर है। समय आ गया है जब हम पार्टी की विचारधारा के प्रति अपनी वफादारी साबित करें। 20-20 महीने का करार हुआ था कुमारस्वामी और बीजेपी के बीच, लेकिन कुमारस्वामी ये करार भूल गए और बीजेपी की पारी आने से पहले ही बीजेपी को मझधार में छोड़कर निकल लिए। अब की बार भी वो कांग्रेस को पूरे चुनावी मैदान में कोसते रहे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने ऑफर किया, कुमारस्वामी ने मौका हड़प लिया। नंबर गेम में भरे 36 का आंकड़ा ही उनके साथ है, लेकिन किस्मत से कुमारस्वामी उन्हीं 36 विधायकों के दम पर सीएम बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आपने रिपोर्ट देखी और कुमारस्वामी के पूरे राजनीतिक जीवन को भी समझा आपने, और वो कितने भरोसेमंद है ये भी आपने देखा। पिता और भाई को भी किस तरीके से दरकिनार किया एक वक्त में उन्होंने, वो भी आपने इस रिपोर्ट में देखा। खैर, अभी तो शुरुआत है, शपथ ग्रहण समारोह होगा और कर्नाटक का इतिहास रहा है, सरकारें ज्यादा चली नहीं है, बहुत मुख्यमंत्री बदले। खैर, क्या कुछ होगा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। इसी पर चर्चा करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं, जो कि इस चर्चा को हमें और बारीकी से समझाएंगे। विजय सोनकर शास्त्री बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ, सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और अनुराग भदौरिया जो है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। अमिताभ जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से 74 लोकसभा सीटों की बात करें और तमाम जगहों के मुख्यमंत्री कुछ राज्यों के इकट्ठे हो रहे हैं, कुल मिलाकर ये शपथ ग्रहण समारोह 2019 के लिए शक्ति प्रदर्शन नजर आ रहा है। किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव, शरद पवार और ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव तक जो है, या फिर कनिमोझी समेत अरविंद केजरीवाल एक मंच पर आते हैं? ये बिल्कुल ठीक बात है। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन भारत की राजनीति को बहुत गहरे तक प्रभावित कर जाए, ऐसा कतई वाजिब भी नहीं और जरूरी भी नहीं। छोटा राज्य है, लेकिन यह अवसर बड़ा है। राज्य छोटा है, लेकिन इसका संदेश और संकेत बड़ा है। मेरे मित्र विजय सोनकर शास्त्री जी बैठे हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं। वाजपेयी जी के समय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष थे। लेकिन सच्ची बात यह है, भाजपा माने या ना माने, कर्नाटक में येदियुरप्पा की विदाई 56 घंटे में भाजपा के उस नवागत ट्रैक रिकॉर्ड को डेंट पहुंचा गई। जो ट्रेंड था भाजपा का, एक ट्रैक रिकॉर्ड था कि भाजपा चुनाव में भी जीतना जानती है और चुनाव के बाद भी जीतना जानती है।
चुनाव के बाद का प्रबंधन भाजपा से अच्छा कोई नहीं कर सकता, यह धारणा गड़बड़ा गई। तो स्वाभाविक है जब यह धारणा गड़बड़ाएगी तो उसका लाभ विपक्ष लेगा। और ये जो सामने तस्वीर चल रही है, विजय जी जिस प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, वो देखेंगे कि अगर एक मंच पर अखिलेश यादव और मायावती एक साथ हाथ हिला रहे हैं तो इस तस्वीर का एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। और जैसा हम लोगों ने अपने इसमें बताया, लगभग 400 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुमारस्वामी की शपथ में आए विभिन्न दलों के राजनेताओं का असर है। कितना असर है इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन असर है। ठीक है, इस मुझे की पार्टी का असर है। ठीक है अमिताभ जी, इसी चीज को समझते हैं विजय सोनकर जी से। मैं आपके पास आऊंगी कई और सवालों के साथ। विजय जी, असर तो है, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ये तो वर्सेस वाली जंग चल रही है। और अमिताभ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बहुत असर पड़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन स्ट्रांग मैसेज आता है और एक भावनात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जीनत जी, हकीकत तो ये है कि ये कुमारस्वामी के ताजपोशी नहीं बल्कि उम्मीदों की ताजपोशी हो रही है। यहाँ पर जो भ्रष्टाचार के सिकंदर हैं कुमारस्वामी, उनकी ताजपोशी हो रही है। इसी से आप समझ सकते हैं कि उनकी दर्द क्या है, उनकी पीड़ा क्या है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। बड़ी मुश्किल से जाति पाति पंथ संप्रदाय से भारत की राजनीति को निकाल करके विकास के पथ पर लाया गया है। ये वही लोग हैं, एक एक लोगों का चेहरा जनता जानती है, जो लोग जाति पाति पंथ संप्रदाय या किसी तरह के नहीं, विजय जी देखिए, विजय जी एक बात प्लीज मानिएगा। शास्त्री एक मिनट विजय सोनकर शास्त्री जी, 117 लोगों को आपके खिलाफ जिताया ना कर्नाटक ने, आप सबको खारिज कर दोगे? 117 लोगों को जिताया ना उसी कर्नाटक की जनता ने। 117 लोग जरूर जीते। और आपको कितने परसेंट वोट मिला? 36%। आप तो हमारे मित्र हैं, 36% वोट को आप 100% कैसे मान लोगे? ना विजय भाई, 36% को 100% तो नहीं मान सकते। आपके पास पॉपुलर मैंडेट का 36% हिस्सा नहीं। देखिए 36% की नेता आप कर्नाटक में नहीं। देखिए हकीकत इससे भी अलग है, इससे भी अलग है। देखिए ये हमारे मानने और अग्निहोत्री जी आपके मानने का कोई नहीं है असर। हकीकत तो यह कि देश की जनता क्या मान रही है, और देश की जनता ये मान रही है कि कैसा आपातकाल है जहां सारे लोग विजय जी देखिए एक बात अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात की। विजय जी एक बात मानिएगा, जवाब देने के लिए तो यह बात आज स्पष्ट हो गई है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल। जी ठीक है, हाँ ठीक है। विजय भाई एक सवाल है मेरे पास। भाजपा ने अपनी सबसे ज्यादा अधिकृत और प्रामाणिक प्रतिक्रिया में कहा कि कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन अनहोली अलायंस है, अपवित्र गठबंधन है। मेरे पास एक बहुत मासूम सा प्रश्न, मैं मान लेता हूं कुमारस्वामी और कांग्रेस का गठबंधन आपके मुताबिक अनहोली अलायंस, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी का जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ वो पवित्र गठबंधन है क्या? विजय जी। नहीं, बिल्कुल मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए अग्निहोत्री जी, हकीकत तो यह है कि पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर की क्या हालात थी। क्या हालात थी कि कश्मीर एक तरह से देखा जाए तो लगता ही नहीं था कि हमारे देश का एक अंग है कि नहीं, वहां पर इस तरह की हालात पैदा कर दी गई थी। और कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी वहां एक वॉचमैन के रूप में पर एक बड़े उद्देश्य के साथ वहां पर है। विजय जी बात ये है कि आप ऐसी क्या स्थिति बन गई कि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए सपोर्ट करना पड़ा। एक मिनट, आपने प्रश्न किया है, मुझे उत्तर देने दीजिए।
उत्तर थोड़ी सी पैसे। हाँ। देखिए जी, कांग्रेस की सिर्फ इतनी मजबूरी थी कि वहां वंशवाद का एक पौधा जो था वो मुरझा रहा था, तो उसको किसी भी ढंग से पानी देने के लिए, खाद पानी देने के लिए, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उस पौधे को वहां पर सरकार बनाई जा रही है। वरना ये कहां का लोकतंत्र है? ठीक है विजय सुनकर, ठीक है। महबूबा मुफ्ती भी वंशवाद का पौधा है और 38 सीट पाने वाली भाजपा की पार्टी जानकारी के लिए सरकार बना रही है। महबूबा मुफ्ती भी वहां आधे हाथ का मामला था, वहां कोई कम नहीं था मैंडेट। भाजपा के पास भी पूर्ण मैंडेट था और पीडीपी के पास भी पर्याप्त मैंडेट था। एक बड़ा सवाल, ठीक है विजय सुनकर। अनुराग भदौरिया, एक बड़ा प्रश्न, कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण के मंच से क्या 19 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई तस्वीर आकार लेती दिखाई दे रही है? और अगर हां तो उसमें आपकी पार्टी की कहां और कितनी भूमिका है? खड़ा हुआ है क्योंकि झूठ और सच की लड़ाई है। अंग्रेज सब एक क्या कह रहे हैं, भ्रष्टाचार में डूबा कुमारस्वामी। अरे तो भाई येदियुरप्पा जी क्या थे? येदियुरप्पा जी तो सिकंदर थे उनके, नहीं रेड्डी साहब तो उनके महाराज थे। और पीडीपी की मुफ्ती में वो आपको दिखाई नहीं पड़ती वंशवाद, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता जो आप गठबंधन आप उग्रवादियों से बनाए बैठे हो, जिसके आप राष्ट्रवाद की बात करते हो पीडीपी से गठबंधन बनाते हो, आईटीएफटी से गठबंधन बनाते हो केरला में, और आप बात करते हो कि भाई हम इसलिए राष्ट्र परिवार एक साथ हुआ है राष्ट्रद्रोहों को भगाने के लिए। जो राष्ट्रद्रोह इस देश के अंदर में आ गए हैं, राष्ट्रद्रोह कौन होता है? जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, जो जात की बात करता है। इनके मुंह से, सोनकर जी के मुंह से एक बार भी नहीं निकलेगा कि पेट्रोल की कीमत 84 रुपए हो गई, डीजल की कीमत 70 रुपए हो गई। अभी इनके मुंह से नहीं निकलेगा कि किसान आत्महत्या कर रहा है, इनके मुंह से नहीं निकलेगा बेरोजगार। नहीं कर्नाटक पे ही बात कर रहा हूं। कर्नाटक में राष्ट्र परिवार ने मिलकर सरकार बनाई है और कर्नाटक की सरकार ने दिखाया है, कर्नाटक में दिखाया है। ठीक है अनुराग जी, आप आपके पास आएंगे। आपकी जो शैली है उससे भी हम बखूबी वाकिफ हैं कि आप विषय कहीं का हो, आप पहुंच कहीं और जाते हैं, ये हम बखूबी समझते हैं। और ये अभी हम मंच की तस्वीरें एक बार जो हैं अपने दर्शकों को दिखा दें। कुमारस्वामी भी जो है पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और तमाम बड़े लीडरान, तमाम राज्यों के आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव आप देख रहे हैं, मायावती आपको जो है मंच पर नजर आ रही हैं, और एचडी देवगौड़ा को भी अभी आपने देखा, उन्होंने हाथ उठाकर अभी वादन स्वीकार किया लोगों का, और जो जोश नजर आ रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है। सुलेमान मोहम्मद खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुलेमान जी, क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को संजीवनी मिली है इस चुनाव के बाद? हालांकि मुख्यमंत्री का पद जो है वो आपको गंवाना पड़ा, लेकिन फिर भी, और 2019 में क्या हमें कहें कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं, कम से कम जिस तरीके से तमाम मुख्यमंत्री जो मौजूद हुए हैं इस मंच पर? देखिए, तीन बातें आपने पूछी। संजीवनी बूटी का आपने कहा, मुख्यमंत्री पद का कहा और 2019 की बात कही। पहले आपने संजीवनी की बात करी, तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने 5 साल कर्नाटका में एक अच्छा गवर्नेंस दिया, और जिस तरह का कैंपेन हुआ, जितना पैसे का इस्तेमाल हुआ, प्रधानमंत्री साहब दिल्ली का जो काम उन्हें दिया गया है, देश का जो दिल्ली, जो पूरे देश की अंतन है, तो छोड़िए फिर मैं 122 से 108, 122 से 78 पर आ गए। अगर हम एक एक करके बात करेंगे तो ही बात जाएगी। आप लोगों से यह गुजारिश है, हम एक एक करके बात करेंगे तो कुछ बात बाहर दर्शक 122 से 78 पर कैसे आ गए बढ़िया काम करने के बाद? ठीक है सोनकर जी, पहले उन्हें बात तो पूरी करने दीजिए। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, उसके पीछे का जवाब भी लेंगे कि मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है या वाकई मुस्कुराहट है, लेकिन उन्हें बात पूरी करने दीजिए। सुलेमान जी, आप बात पूरी कीजिए।
असल में इनकी बौखलाहट जो है भाजपा के प्रवक्ता की, वो ये है कि सरकार बना नहीं पाए, चोरी से बनाना चाहते थे, रिश्वतखोरी से बनाना चाहते थे, करप्शन, बेईमानी और भ्रष्टाचार से बनाना चाहते थे। मैं इनसे पूछता हूं, 2014 में आपके 132 विधायक थे अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का देखा जाए, और मोदी मैजिक का क्या हुआ, 22 स्टेट्स में सरकार का क्या हुआ, आप 104 पे रह गए, -28 आपके भी हुए। अगर -44 हमारे हुए 122 से 78 सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, क्या यही कम है क्या? अरे सुन लो भैया, सारे के सारे भ्रष्टाचारी हो, सारे एक तो भ्रष्टाचार का बता दीजिए केंद्र की सरकार के ऊपर डॉट लगा हो। अरे हो भ्रष्टाचारी तो, अरे ये आप अपनी बात कर रहे हैं, अपने नेता की बात कर रहे हैं की सरकार भ्रष्टाचार। आपने तो सीरियल दिखाया, आप तुम तमाम पर आ गए, इतना परेशान हो गए। सरकार आपकी खान साहब महाराष्ट्र जरा धैर्य रखिए, सुनने की ताकत रखिए। आप लोग तो केवल राजकुमार को बचाने के लिए, शहजादे को बचाने के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। एक के बाद एक जगह हारते गए, जितने भी चुनाव हुआ सब में वो हारते चले गए, तो अब उनकी इज्जत को बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पंजाब जीते हैं, पंजाब जीते हैं, खुद 122 भाई ऐसा मत बोलो, पंजाब जीते हैं। पंजाब बिल्कुल मैं मानता हूं पंजाब जीते हैं, लेकिन लगातार 20 हारे हैं, एक जीते हैं। बात मेरी सुनिए अमिताभ अवस्थी जी, और वहां भी कैसे जीते हैं, किसके लिए जीते हैं, ये तो वहां के लोग जानते हैं। जी मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, ठीक है, आप हाँ, बोलिए भैया, बोलिए। देखिए अमिताभ अवस्थी जी, एक बात सुनिए, इनसे या तो बोलिए चुप रहे, ये तरीका नहीं है। अगर मैं बोल नहीं रहा हूं इनके बीच में तो इसका ये मतलब नहीं है। आप भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा येडियुरप्पा भ्रष्टाचारी, रेड्डी ब्रदर्स भ्रष्टाचारी, माइनिंग के घोटाले करते हो, 100 करोड़ के विधायक तुम खरीद रहे थे, भ्रष्टाचार का भाषण दे रहे हो। देने के लिए मुझको अवसर देंगे क्या? वीडियो अवसर मिलेगा, लेकिन सुन तो लीजिए पहले। अरे दे लेना उत्तर, चुप तो जाओ, चुपो पहले। सीरियल तो आपने दिखाया देश को भ्रष्टाचार का, येडियुरप्पा 2004 से 2014 तक का भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर कहां से कहां चले गए? 44 पर आ गए, 44 पर। ये बंद कर दो व्यापम। अरे 40 से हम 104 पहुंचे, आप 122 से 78 पहुंचे। कभी पेट्रोल पे, कभी डीजल आप पे। भ्रष्टाचार के मामले में फुल मेजॉरिटी की सरकार को लेकर के सरकार है तुम्हारी, 44 पर चले गए, लुटेरों की सरकार है। पूरी इकोनॉमी पे डाका डाल दिया तुम लोगों ने। आज भाषण देते हो महबूबा मुफ्ती के साथ, शिष्टाचारी है आप, सरकार बनाते हो, आपके नेता को भी इसी तरह बोलने की आदत है, आपको भी। ये तुम्हारी आप लोग किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं? शास्त्री, आपके नेता ने यही ट्रेनिंग दिया है क्या? खिसियानी बिल्ली, आपके नेता ने यही ट्रेनिंग सिखाया है? भाषा बोलने भी नहीं आता है आपके नेता को, और आपको भी। खिसियानी बिल्लियों खम्बा नोचे, क्या इटली से हिंदी सीख करके आए हैं क्या? ये कहावत बिल्कुल फिट होती है। हम तो बिल्कुल नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपकी हिंदी अमिताभ जी, मैं क्या आपको इटली बीच से में सीख लाती के आए हैं क्या? हूँ। जब हम इन दोनों ही पार्टियों की बात करते हैं, कम से कम कर्नाटक के चुनाव में, हम कर्नाटक में रहते हैं और भविष्य क्या होगा 2019 में किस तरीके की स्ट्रैटेजीज बन रही है वो समझने की कोशिश करते हैं शपथ ग्रहण समारोह से। दोनों ही पार्टियों ने ना तो टिकट बंटवारे में इस बात का ख्याल रखा, जाति पाति बस जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, उस पर आपराधिक मामले दर्ज है नहीं है, ये चीज ध्यान में रखी। दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं अगर आप राजनीति के शुद्धिकरण की बात करें तो वो दूसरे से क्यों, दोनों को अपने अपने में झांकने की जरूरत है। अरे 40 से 142 राजनीतिक दलों की दिक्कत ये है, वो कहते हैं राजनीतिक शुद्धिकरण का यज्ञ दूसरी पार्टी के कार्यालय से शुरू हो, हाँ। मेरी से नहीं। चुनाव कैसे लड़ा जाता है सब जानते हैं, कांग्रेस भी जानती, भाजपा भी, सपा भी, बसपा भी। इनका मुख्यमंत्री का जो पदाधिकारी था, सबको पता है, जो कैंडिडेट था, येडियुरप्पा भ्रष्टाचार में जेल गया नहीं गया, चोरी करी नहीं करी, रेड्डी ब्रदर्स ने माइनिंग स्कैम का, तो यही तो मैं कह रहा हूं ना, मुझे भाषण देंगे ये रेड्डी ब्रदर्स 50,000 रुपए के माइनिंग स्कैम। राहुल गांधी और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पहुंचे हैं कार्यक्रम में। परिभाषा ये है, अगर इन्होंने ये अटैक किया, एक सुखराम को अगर प्रतीक मान ले तो सुखराम कांग्रेस में हो तो खराब। चलिए, माहौल थोड़ा सा ज्यादा गर्म हो गया है, मैं आप सभी के पास आऊंगी। तस्वीरें भी हम लगातार शपथ ग्रहण समारोह की दिखा रहे, तमाम सियासतदान पहुंच रहे हैं
और महत्वपूर्ण तो यह है, शपथ ग्रहण समारोह तो हो रहा है लेकिन शक्ति प्रदर्शन भी है। 2019 का ये तस्वीरें, कुमार स्वामी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे कुछ ही देर में। और 2019 का जिक्र हो रहा है। और कर्नाटक की भी बात करें तो डी देवराज उर्स और सिद्धारमैया, ये दो ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। कर्नाटक का इतिहास उठा लीजिए, उसके अलावा किसी भी मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। किसी भी सरकार में 2-3 बदले हैं। तो क्या इस बार तस्वीर बदलेगी? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, कर्नाटक के स्वामी की ताजपोशी की लाइव तस्वीरें हैं। कुछ देर में ताजपोशी हो जाएगी लेकिन मंच सज चुका है और तमाम बड़े सियासतदान, झलक 2019 की इसे माना जा रहा है शक्ति प्रदर्शन के तौर पर। और वो एकजुटता की जो बात होती है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्हें आपने देखा, राज्यपाल वजुभाई जिन्हें आप देख रहे हैं। अभी कुछ ही देर में शपथ ग्रहण का जो 4:30 बजे का वक्त था और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उस लिहाज से भी बेहद ही महत्वपूर्ण। अमिताभ जी आपके पास आएंगे लेकिन ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को जो है हम जरूर दिखाना चाहेंगे और इन तस्वीरों को जहन में संजो लीजिएगा। जब 2019 करीब आएगा और उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो इन तस्वीरों के जरिए एनालिसिस भी होगा। 2 बातें, जो वर्सेस बनाने की कोशिश हुई तो क्या सक्सेसफुल हुए अगर नतीजे मन मुताबिक आते हैं तो, और अगर नहीं तो फिर इन तस्वीरों के मायने। कनिमो जी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और भावनात्मक तौर पर यह माना जा रहा है कि कुछ हद तक जो है कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा उनका मोराल बूस्ट हुआ और यकीनन ये आप जो है जय घोष कहें होता हुआ आप सुन रहे हैं, नारे लग रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी आप देख रहे हैं कुमार स्वामी के पीछे। और जब ये नतीजे आए थे और जिस तरीके से पूरा कर्नाटक का नाटक चला तो ये भी राज्यपाल के पास पहुंचे थे कि हमारे पास आंकड़ा ज्यादा है तो हमें मौका दिया जाए सरकार बनाने के लिए। खैर, आज की तस्वीरों को जहन में बिठा लीजिएगा क्योंकि अब से क्या पिक्चर्स नजर आएंगी। ये जो एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश हो रही है, अपने अपने हमें कहें कि स्वार्थ को दरकिनार कर एकजुट होते हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। तो कर्नाटक के स्वामी की ताजपोशी आप लाइव देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क पर और बेहद ही महत्वपूर्ण इसे माना भी जा रहा है क्योंकि सवाल ये उठ रहे हैं इस ताजपोशी के बाद 2019 में मोदी वर्सेस ऑल की झलक तो नहीं है। ये शपथ ग्रहण के लिए अब खड़े हो चुके हैं। ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅರಗನಹಳ್ಳಿ ದೇವೇಗೌಡ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಪತ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. तो कर्नाटक के स्वामी की ताजपोशी उन्होंने शपथ ले ली और अब जी परमेश्वर जो कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बेहद ही रोमांचक भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अभिनंदन स्वीकार करते एक दूसरे का और मुबारकबाद देते हुए तो शपथ जो है कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं स्वामी। शपथ उन्होंने ली और अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस के जी परमेश्वर भी शपथ ग्रहण करेंगे। 1994 में राजनीति में आए स्वामी और उसके बाद से अभी तक के सफर को देखें तो काफी इंटरेस्टिंग इनका सफर रहा है। ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾದುದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಯುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಥಾ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಪತ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर जो है उन्होंने भी शपथ ले ली है। अमिताभ जी, अब एक सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण, 2019 को वर्सेस बनाने की कोशिश तो खैर शक्ति प्रदर्शन के तौर पर हम देख रहे हैं। कुमार स्वामी की जब हम हिस्ट्री देखते हैं, कर्नाटका की देखते हैं, उन दोनों ही सूरत से 7 बार के विधायक हैं। रोशन बेग जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो उप मुख्यमंत्री पद का कह रहे थे कि उनको बनाया जाए। दूसरी बात, लिंगायत समुदाय के जो है कुछ विधायक वो नाराज है, उनको लगा कि उनको भी उप मुख्यमंत्री पद उनकी तरफ से किसी को मिले तो वहां पर भी एक एडजस्टमेंट किया जाए। अब आपको क्या लगता है, जोड़ तोड़ बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद दे देना, ये बैलेंस बन पाएगा? सब कुछ ठीक चलेगा? देखिए, मसला बड़ी पार्टी का नहीं था। कांग्रेस को यह तय करना था कि या तो वो राज्यों में प्रभावशाली दलों के साथ खड़ी हो या भाजपा के सामने यत्र तत्र सर्वत्र पराजित हो। अब उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस ये चाहे कि हम सपा बसपा के ऊपर कहीं समायोजित हो तो ये मुमकिन नहीं। अगर आप बंगाल में कांग्रेस ये सोचेगी कि टीएमसी के से बड़े भाई के रूप में हम रहें तो मुमकिन नहीं। उड़ीसा में कांग्रेस ये सोचे कि हम नवीन बाबू की पार्टी से बड़े पार्टी के रूप में वहां अपनी भूमिका तय करें तो मुमकिन नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस ने एक संदेश दिया
जिसको बाद में राहुल गांधी ने भी रिट्रेट किया उसी दिन, जिस दिन सरकार गिरी येदियुरप्पा की, कि कांग्रेस 19 के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी। और शायद ये कांग्रेस जितनी जल्दी समझ गई उतना ही ठीक है उसके लिए। कांग्रेस को वो स्थिति अभी हासिल नहीं हो सकती कि हर राज्य में उसकी सुपरमेसी हो अपोजिशन कैंप में। यहां पर ममता बनर्जी का ये फॉर्मूला ज्यादा प्रासंगिक था कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत है बाकी लोग उसके पीछे खड़े हो। तो वही स्थिति है बिहार में। आपको लालू यादव कोई नेता मानना होगा ना उनकी पार्टी को। तो ये कांग्रेस के नेतृत्व को ये बात समझ आई है, मुझे लगता है अच्छा है। और ये जो मंच दिख रहा है, मैं ये नहीं कहता 19 में ये मंच 100% गठबंधन में तब्दील हो जाएगा, लेकिन एक शब्द होता है चुनाव में समायोजन। अगर एडजस्टमेंट भी हो गया ऐसा तो भी एक बड़ी और सीधी लड़ाई होगी। जितने लोग अभी यहां बैठे हैं इनके दलों के बीच में अगर समायोजन भी हो गया सीटों के बंटवारे का, गठबंधन ना भी हो, तब भी मुझे लगता है बीजेपी और उसके बीच में एक सीधा मुकाबला हो जाएगा। ठीक है, अनुराग के पास चलेंगे। अनुराग भदौरिया जो है काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, मुबारकबाद आपको। और क्योंकि हमने मंच पर अखिलेश यादव को भी देखा, मायावती जी को भी देखा है, तो क्या ख्याल आ रहा है अभी इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था और मेरी बात पे यकीन मान के चलिए आप कि राष्ट्र परिवार एक साथ हुआ है और इसका इंपैक्ट लोकसभा 2019 में आपको देखने को मिलेगा, जब ये भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान इस देश में नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में खासकर आपको देखने को मिलेगा, बंगाल में देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। यहां आपको ये अंदेशा भी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी अगर खाता भी अपना उत्तर प्रदेश जैसी जगह खोल ले तो समझो बड़ी बात है। जैसे समाजवादी पार्टी, बीएसपी और अदर पार्टी कांग्रेस मिल के जब यहां पे इलेक्शन लड़ेंगी तो आप तय मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को नॉर्थ में अपना खाता खोल ले, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मंच पे आपने देखा मायावती जी, अखिलेश यादव जी, ममता जी, जितनी जो लोग राष्ट्र की सोच रखते हैं, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, सब धर्मों का सम्मान करें, सब जाति का सम्मान करें और देश के विकास की बात करें। और जो लोग इस विचारधारा में एक साथ आते हैं वो जब देश की और राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। अनुराग जी, आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। मंच साझा करने का मतलब ये तो नहीं कि महत्वाकांक्षाओं की राजनीति पीछे चली जाएगी। नहीं, आपको शायद पता नहीं, अखिलेश यादव जी ने पहले ही बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी होगी तो देंगे। आपको पता होगा ये राष्ट्र। ठीक, आपके पास आएंगे। ये तस्वीरें जो है ये बहुत सोनकर जी महत्वपूर्ण है जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। ये एक साथ एक मंच पर तमाम बड़े नेता, तो आप शरद पवार को देख रहे हैं, सोनिया गांधी, मायावती, अखिलेश यादव जो है दिख रहे हैं आपको, तेजस्वी यादव। अब ये हाथ मिलाकर हाथ उठा तो रहे हैं, लेकिन अमिताभ जी, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, मुस्कुराहट भी है सभी के, हाथ भी बखूबी जोर से पकड़ा हुआ एक दूसरे का। कितना दूर चलने की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो ज्योतिषी का काम है ये बता पाना कि कितना दूर चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है 19 तक ये हाथ पकड़े रहेंगे। क्योंकि हाथ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये सबको मालूम है। हेमंत सोरेन को भी मालूम है, नवीन बाबू को भी मालूम है, करुणानिधि जी के परिवार को भी मालूम है, कुमार स्वामी को भी मालूम, मायावती जी को भी मालूम, अखिलेश जी को भी मालूम और अजीत सिंह को भी मालूम। उनको पता है कि किससे लड़ना है भाई। अकेले अकेले लड़के भी सब देख लिए, क्या नतीजा निकला। इसलिए यह अनुभव से सीखा हुआ सच है जो आज दिख रहा है। विजय सोनकर जी, अकेले अकेले लड़के चूंकि तस्वीर दूसरी दिखी, इसलिए अब मोदी वर्सेस ऑल 2019। शायद जो है सवाल सुलेमान जी, विजय सोनकर जी, क्या आप आवाज सुन पाए? आपसे ही सवाल था। हाँ, मैं सुन रहा।
हाँ जी हाँ मैं सुन रहा हूं, मैं जवाब भी दे रहा हूं जी जी कि ये 2019 के चुनाव की बात किया जा रहा है। सोनकर जी का ठीक है बोलिए सोनकर जी बोलिए आप। सोनकर जी पानी वानी पी लीजिए, अब परेशानी बहुत बड़ी है। इतने ढेर सारे, आप बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात करने लगे। आपने अमिताभ जी से रिश्ता भी खोज लिया, कम से कम कुछ तो सीख लिया आपने, शिष्टाचार तो सीख लिया। ऐसा तो नहीं कि शिष्टाचार आपको इटली से सिखाना पड़ा। अब देखिए कहां से आप लोग कैसे संस्कार सीखेंगे। नहीं समाजवादी लोग, समाजवादी लोग हमेशा शिष्टाचार में ही रहते हैं। विकास के मुद्दे पर लाके खड़ा कर दिया, और जितने भी लोग हैं भ्रष्टाचारी लोग इस आफतकाल में एक हो गए, ये देश देख रहा है। अब ये बात सुन के हंसी आती है। शास्त्री जी विकास की बात मत कीजिए, विकास नाम की कोई चीज आपने दी नहीं है। देश को विकास की आगे बात बढ़ाने करते के लिए, विश्व मंच पर खड़ा करने के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी। सारा विकास एक ठीक है, लेकिन फूलपुर और गोरखपुर इसी गठबंधन के चलते हारे ना। उसी विकास के नाम पर सोनकर जी, विकास की बात ठीक है, लेकिन फूलपुर और गोरखपुर हारे ना नहीं सकते। आप लोग खोद रहे हैं विकास नाम के व्यक्ति को। चलिए माफी चाहेंगे, वक्त की बंदिश है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। अब तो चर्चा की शुरुआत हुई है, शपथ ले ली है, कर्नाटक के इतिहास को उठा के देख लीजिए, और 2019 में जो वर्सेस बनाने की कोशिश हुई है, तो क्या महत्वाकांक्षाओं की राजनीति पीछे रहकर एक साथ आगे बढ़ेंगे, ये कुछ बुनियादी सवाल है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।